मुझे इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा हेट मिलने वाला है। मुझे पता है कि सद्गुरु के बहुत सारे चाहने वाले होंगे जो इस वीडियो को बिना देखे ही डिसलाइक कर देंगे। तो बाकी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करके मेरे लाइक टू डिसलाइक रेशियो को बैलेंस करें। हम भारतीय संस्कृति से हैं जहां हमें लगता है कि जो लोग साधु, सन्यासी, योगी वे काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति होते हैं और उन्हें सुनने से आपको भी ज्ञान मिलता है। तो क्या ये सही है? जी नहीं। आपको ज्ञान आपकी उम्र की वजह से नहीं मिलता। हो सकता है कि उम्र के चलते आप ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाएं, लेकिन आपको ज्ञान नहीं मिलता। और सिर्फ बैठकर ध्यान लगाने और योगा करने से आपको ज्ञान मिलेगा, ये सोचना गलत है। अगर ऐसा होता तो न जाने कितने बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते। पर कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। वो एनलाइटनमेंट की अपेक्षा में इन गुरुओं को फॉलो करते हैं। इन गुरुओं के काफ़ी फॉलोअर्स होते हैं जिससे उनको पावर, फेम और इन्फ्लुएंस मिलता है और इसे देखकर बहुत से लोग इस ट्रेंड को अपनाने लगते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने इन्फ्लुएंस का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और ये किसी भी उम्र के हो सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर ये अकाउंट मिला जो ये क्लेम करता है कि जब वो हिमालय गया था तो उसे ज्ञान मिला और वो अपनी तरह ज्ञान पाने के जो तरीका बताता है वो काफ़ी वेग है। पर इस वीडियो में हम सद्गुरु पर फोकस करेंगे। अगर आप नहीं जानते वो कौन हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी पॉपुलर गुरु है और ये हर साल अपने कई सारे इवेंट्स करते हैं। ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ भी बातचीत करते हैं और लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग उनके फॉलोअर्स हैं। लेकिन अंत में वो हमारे जैसे ही एक इंसान है और इसीलिए उनका एक एजेंडा होता है। वो पर्सनल, चाहे पॉलिटिकल या फाइनेंशियल हो सकता है, और वो जो भी बोलते हैं या करते हैं वो इन एजेंडा के अकॉर्डिंग ही करते हैं। लेकिन हाँ, ये काफ़ी चार्मिंग हैं और वो जिस तरह से अपनी बात को कहते हैं, सुनने वाले को आसानी से लग सकता है कि वो सच है और उसके फ़ायदे के लिए है। ऐसी सोच के लिए कॉन्फर्मेशन बायस जिम्मेदार है। बेसिकली हर इंसान उन्हीं चीज़ों को देखता और नोटिस करता है जो उसके अपने विचारों से मेल खाती हैं। यहाँ सद्गुरु सिर्फ वही बातें कर रहे हैं जो उनके फॉलोअर्स ऑलरेडी मानते हैं या आसानी से मान लेंगे, और जितना वो इस तरह के भाषण देंगे उतने ही उनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, जिससे उनका बिजनेस बढ़ेगा। अब इसमें कुछ गलत नहीं है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब वो अपने इतने सारे फॉलोअर्स को ऐसा संदेश देते हैं जो स्पष्ट रूप से गलत है। मुझे लगता है कि जब आप इस तरह की इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने फॉलोअर्स के साथ ऑनेस्ट रहें और उन्हें सिर्फ वही जानकारी दें जो वाकई में वेल रिसर्च्ड है। उन्होंने जो बातें करी है वो स्पष्ट रूप से गलत हैं। मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा कैसे, लेकिन मुझे यकीन है कि उनके पास ऐसे बहुत सारे लोगों की टीम होगी जो अगर थोड़ी बहुत रिसर्च भी कर ले तो वो अपने आप को इनमें से कई बातें कहने से रोक सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो फिर भी उन बातों को कहते हैं। ये मुझे बताता है कि उनके पास अपना एजेंडा है, और जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको क्रिटिसिज्म का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और मैं भी वही कर रहा हूँ, क्रिटिसिज्म। सबसे पहले मैं सूडो साइंस की डेफिनेशन बताना चाहूँगा। ये वो चीज़ है जो दिखने में साइंटिफिक होती है लेकिन वास्तव में इसका साइंस से कोई नाता नहीं होता। ऐसी चीज़ जो सद्गुरु क्लेम करते हैं उनको उनकी दादी नानी ने बताई थी। Your grandmother told you this, didn't she? Didn't your grandmothers tell you, you should not drink water from anybody's hands, do not take food from anybody, there is a certain way? अब मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो सद्गुरु क्लेम करते हैं कि वो साइंटिफिक हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो गलत है। YouTube पर पहले से ऐसी कई वीडियोस हैं जो ऐसा करती है। आप चाहें तो उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। मुझे ये वीडियो मिली जो उन सारी सूडो साइंटिफिक चीज़ों का एक कंपाइलेशन है जो सद्गुरु कहते हैं। वीडियो बनाने वाले ने काफ़ी अच्छा काम किया है और इस वीडियो की लिंक मैं नीचे दे दूंगा। उन्होंने ऐसे कई दावे किए हैं जिनका कोई बेस नहीं है, और मैं उनमें से ही कुछ क्लेम्स के बारे में बात करूंगा। The moon is on fast forward today. All the 28 days, all the 28 phases of the moon you see right here. The cooked food will go through the phases of its deterioration much more rapidly in a subtle way than it does on a normal day. उनका ये क्लेम पूरी तरह से बकवास है। ग्रहण और चांद की फेज दो अलग चीज़ें हैं। चांद की इस तरह की शेप आपको सिर्फ चंद्र ग्रहण के टाइम ही दिख सकती है, और इस तरह की शेप्स आपको सिर्फ आम दिनों में ही दिख सकती हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ग्रहण या तो धरती की छाया चांद पर या चांद की छाया धरती पर पड़ने की वजह से होता है, और चंद्र ग्रहण होता है जब धरती अपनी छाया चांद पर डालती है।
और चांद की अलग अलग शेप्स हमें इसीलिए दिखती हैं क्योंकि सूरज सोलर सिस्टम में एकमात्र लाइट सोर्स है, और जब सूरज की रोशनी चांद जैसी गोल चीज़ पर पड़ती है और हम उसे अलग अलग एंगल से देखते हैं तो हमें चांद की अलग अलग शेप दिखाई देती है। चंद्र ग्रहण कैसे होता है ये सभी को पता है, लेकिन अगर आपको जानना है कि चांद के अलग अलग शेप्स कैसे बनती हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से दिखा रखा है। इसीलिए ये कहना कि ग्रहण के समय खाना 28 दिन पुराना हो जाता है गलत है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय दिखने वाली शेप और आम दिनों में दिखने वाली चांद की शेप से अलग होती है। ग्रहण के दौरान आपके खाने को बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है और ये बेहद खराब लॉजिक है। मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं। If this is an atom, proton, neutron, electron are all embedded in it like these dots. They thought it was like that. Then by the time you came to high school, they wrote a different picture. They wrote one central circle which contains proton, neutron, and electrons are going around like planets in different formats. Yes, you've seen those pictures? But now they know it's completely wrong. And we have always known it's completely wrong. That's why textbooks never ever interested me, because when I look at it, it looked dumb. सदगुरु यहाँ साइंस को तुच्छ बताकर उसका मजाक बनाते हैं, जबकि साइंस ऐसे काम नहीं करती। साइंटिस्ट अपने काम, अपने मॉडल और अपनी थ्योरीज को लेकर अनश्योर नहीं होते। वे कभी ये नहीं बोलते कि हमने गलती करी या हम फिर से गलत हो गए या अब हम क्या करें। जी नहीं, साइंस इस तरह से काम नहीं करती। मैंने इस प्रोसेस को समझाते हुए एक वीडियो बनाई हुई है। साइंस चीज़ों को ऑब्जर्व करने का एक प्रोसेस है। ऑब्जर्वेशन के बाद मॉडल बनाए जाते हैं जिन्हें और नए ऑब्जर्वेशन करके और बेहतर किया जाता है। एटम के मॉडल के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। आज हमारे पास जो मॉडल है वो अभी तक की हुई ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही बेस्ड है। जब हम नई ऑब्जर्वेशन करते हैं तब हम मॉडल को और बेहतर बनाते हैं। सदगुरु कई बार साइंस का मजाक बनाते हैं। अरे साइंटिस्ट को कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत गलतियां करते हैं और फिर अपनी गलतियां मान लेते हैं जब उन्हें समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। लेकिन हम योगियों को ये तो पहले से ही पता था। Darwin's theory of evolution is only 152 years old. Adiyogi spoke about this over 15,000 years ago. We always told you, the yogic systems always insisted that the microcosm and the macrocosm are made the same way. लेकिन उसी समय वो अपनी बातों को साइंस पर बेस्ड बताते हैं और कहते हैं कि वो जो भी कुछ कह रहे हैं साइंस के पास उसका सबूत है। So is there any scientific evidence? There's substantial scientific evidence today about how the molecular structure of the water can be rearranged without changing the chemical structure, even with a simple thought or a touch. जी नहीं, इसका कोई भी साइंटिफिक सबूत नहीं है। और मैं सदगुरु से पूछना चाहूँगा कि एक तरफ आप साइंस का मजाक बनाते हैं और दूसरी तरफ साइंस का यूज़ करके अपने क्लेम्स को सही बताते हैं। मुझे लगता है कि आपको एक साइड चूज़ करनी चाहिए। The problem is if it goes from the east, it is superstition. If it comes from the west, it becomes science. That's where it is. That has to change. Your generation of people. जी नहीं, वेस्ट से भी बहुत सारी सूडो साइंस आती है, जैसे कैरोप्रैक्टिक्स, साइकिक, अलग अलग तरह की एस्ट्रोलॉजी और हॉरोस्कोप, या फिर क्रिश्चियनिटी जैसे धर्म। ये सभी सूडो साइंटिफिक क्लेम्स यूज़ करते हैं। इसी तरह से ऐसी बहुत सारी साइंस है जिनका क्रेडिट ईस्टर्न कंट्रीज़ को जाता है। अगर हम आज के भारत की बात करें तो वो काफ़ी साइंटिफिकली एडवांस्ड है और इसरो के हालिया अचीवमेंट्स भी काफ़ी लाजवाब हैं। मॉडर्न भारत को छोड़िए, मिडीवल और एंशिएंट टाइम में भी भारत ने साइंस में कई इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स प्राप्त करी हैं। हमारे पास आर्यभट्ट रहे हैं, हमारे पास कई एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियन रहे हैं। भारत में नंबर सिस्टम का भी विकास हुआ। हमारे पास सुश्रुता रहे हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी को प्रैक्टिस किया और कई तरह के इंस्ट्रूमेंट और मेथड्स को भी डिस्क्राइब किया, और ये सब हजारों साल पहले हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब देखने के बाद आप सदगुरु जो भी क्लेम करेंगे उसे स्केप्टिक होकर उसकी जांच करेंगे। याद रखिए, अगर उन्होंने कोई सबूत या डेटा नहीं दिया है तो आपके पास उन पर यकीन करने का कोई कारण नहीं है। हमें किसी चीज़ पर अंधविश्वास करने की बजाय उसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि साइंस में किसी एक इंसान की अथॉरिटी नहीं होती। इसीलिए आपको किसी की भी बात को उसकी फेस वैल्यू के ऊपर नहीं लेना चाहिए। साइंस में एक्सपर्ट होते हैं और एक्सपर्ट्स भी कभी कभी गलत हो सकते हैं। इसीलिए जब भी वो कोई क्लेम करते हैं तो उसके साथ वो उसके सोर्स भी बताते हैं और उसे डेटा और एविडेंस के साथ प्रेजेंट करते हैं। इसीलिए जब भी कोई कुछ बोले, भले ही वो कोई एक्सपर्ट हो, गुरु हो या मैं हूँ, उस इंसान को हमेशा अपने सोर्सेज बताने चाहिए।
मैंने अपने सारे सोर्स को डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप चाहे तो जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। अब हो सकता है आप मुझसे पूछें कि क्या मुझे सद्गुरु में कुछ पसंद भी है? जी हाँ, मुझे उनकी दाढ़ी बहुत पसंद है। अगर मैं उनकी जगह होता तो उसे थोड़ा ट्रिम कर लेता, क्योंकि अभी वो काफ़ी बिखरी हुई है। पर मैं चाहूँगा कि मेरी भी ऐसी दाढ़ी हो, क्योंकि ये वाकई में काफ़ी शानदार दाढ़ी है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और सद्गुरु के बारे में आपकी क्या राय है उसे कमेंट करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक याद रखें, साइंस इज़ डोप।